So, hello friends. Today we will discuss a new chapter. This is called residential status. तो दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। इससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं और उसके क्वेश्चंस भी हमने क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लिए थे। तो दोस्तों आज का जो नया चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। जब आप इनकम टैक्स में इनकम को कंप्यूट करते हो, नॉट ओनली इनकम, जब आप टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते हो तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको सबसे पहले किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप रेजिडेंशियल स्टेटस को नहीं निकालोगे दोस्तों, तो आप उस बंदे का टैक्सेबल इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये पांचों चैप्टर हैं दोस्तों। मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था। तो इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप एक अलग चीज होती है। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप कौन से कंट्री के सिटीजन हो, आप कौन से देश के नागरिक हो। लेकिन दोस्तों रेजिडेंशियल जो स्टेटस है उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो इनकम टैक्स से है। आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हो सकते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन दोस्तों जब आप लोगों का इंडिया में इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, आपकी टैक्सेबल इनकम को निकाला जाएगा, एट दैट टाइम सबसे पहले आपका ये देखा जाएगा कि व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस। दोस्तों रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं रेजिडेंट, दूसरे को बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। सर ये पता कैसे चलता है कि कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट? दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपने इंडिया में कितने दिन बिताए हैं, आप कितने दिन इंडिया में रहे हो, इसके ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बताऊंगा। जितने भी पर्सन होते हैं दोस्तों, पर्सन का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जितने भी पर्सन होते हैं भाई, इन सब का आपको सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना नहीं आएगा, आप किसी भी पर्सन का टैक्सेबल इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हम आज की क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ी बात है वो ये है दोस्तों कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो हमें ईच प्रीवियस ईयर के लिए निकालना पड़ता है। सपोज करो हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22, मतलब असेसमेंट ईयर हो गया 22-23। यू नो वेरी वेल व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है भाई जिस साल हम इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर वो होता है जब हम उस प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट करते हैं, मतलब हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, हम उसके ऊपर रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन का केवल एक बार निकलेगा। नो, we have to compute the residential status for each and every person for each of the previous year। हमें हर प्रीवियस ईयर में पर्सन का क्या निकालना पड़ेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, और मैं आप लोगों को साथ में दोस्तों क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता चलूंगा। मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा क्लास में, हैंड राइटिंग नोट्स बनवाऊंगा, और नोट्स के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और जब भाई हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर ले तो हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई अब एग्जाम में मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। राइट दोस्तों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना एक कॉपी बना लो, रजिस्टर निकाल लो जिसमें आपको पूरा नोट्स बनाना है। वी आर नॉट गिवन एनी प्रिंटेड मटेरियल। मैं केवल आपको क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दूंगा, जो कि आपको प्रिंट लेना है क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ का। बाकी हम कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं देते हैं, हम क्लास के अंदर नोट्स बनवाते हैं। तो भाई लोगों, आप अगर पहली बार क्लास देख रहे हो तो आप मेरे पहले के लेक्चर देखो,
पूरा आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है, ऐप के अंदर भी अवेलेबल है। और दोस्तों आज का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी न्यू चैप्टर, डिफरेंट चैप्टर। इसका पहले वाले चैप्टर से एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलो जी, तो सब लोग अपना अपना जो कॉपी वगैरह है भाई, कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, वो निकाल लो और स्टार्ट कर दो इस नए चैप्टर को जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। और मैं दोस्तों आप लोगों को इस चैप्टर के सारे नोट्स यहां पर बनवा देता हूं। चलो जी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली बात भाई, सबसे पहली बात देखो, हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने जा रहे हैं ना, सबसे पहला जो रेजिडेंशियल स्टेटस मैं आप लोगों को निकालना बताऊंगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और दोस्तों ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम यहां पर निकालेंगे, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज इन रिलेशन टू इंडिविजुअल। दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बताऊंगा। इंडिविजुअल कौन होता है, यू नो वेरी वेल। जितने भी मेल है, फीमेल है, ये सब इंडिविजुअल है भाई। अच्छा, इनका जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो वी हैव टू डिवाइड बिटवीन टू पार्ट्स। दोस्तों हमें इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रेजिडेंट, द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। अब भाई ये रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, वी हैव टू नो। देखो सिटीजनशिप अलग चीज है भाई, सिटीजनशिप के चक्कर में मत पड़ जाना। सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस इज ओनली कंप्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। देयर इज नो रेलिवेंस एट ऑल। द स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इज ओनली डिटरमाइंड फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ओनली, राइट। तो इंडिविजुअल जो लोग होते हैं, क्योंकि पर्सन में मैंने सबसे पहले आपको इंडिविजुअल ही पढ़ाया था। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आ जाएगा ना, तो सच मानिए जितने भी पर्सन है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो एचयूएफ है, चाहे वो एओपी है, चाहे वो बीओआई है, आप उन सभी लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल पाओगे। तो भाई कैसे निकालते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये काम क्या आता है सर, ये काम क्या आता है रेजिडेंशियल स्टेटस। दोस्तों एक बार आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख लो। अच्छा, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पढ़ रहे हैं दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6। सेक्शन नंबर एज सच कोई याद करना जरूरी नहीं है, दिस इज ओनली गिवन फॉर योर रेफरेंस, ठीक है भाई। तो ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, इसका यूज क्या होता है। देखो यूज के लिए जब मैं स्टेटस निकालना पूरा समझा दूंगा एवरी पर्सन का, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक टेबल बनवाऊंगा, मैं आप लोगों को एक चार्ट बनवाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई अगर आप रेजिडेंट बन जाओगे तो आपका कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, जब आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो आपका कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा। तब आपको बहुत मजा आएगा कि यार ये चक्कर था, अच्छा मतलब रेजिडेंट होने से इतनी इनकम पे टैक्स लगता है, नॉन रेजिडेंट होने से इतनी इनकम पे टैक्स लगता है। ये बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगी। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसको रेजिडेंट बोले और किसको नॉन रेजिडेंट बोले। अब रेजिडेंट होने से क्या होएगा, नॉन रेजिडेंट होने से क्या होएगा, ये बात की बात है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले वी हैव टू डिटरमाइन कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का कैसे निकाला जाए। अच्छा दोस्तों, ये जो स्टेटस होता है ना, ये ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर निकाला जाता है। जैसे आप लोगों के एग्जाम में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021-2022, ठीक है। अगर मैं असेसमेंट ईयर बोलूं तो 22-23, राइट। तो मुझे स्टेटस प्रीवियस ईयर 21-22 का भी निकालना है। जब मेरा नेक्स्ट ईयर आएगा प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24, उसका अलग निकलेगा, है ना। लास्ट जो 19-20 था उसका अलग निकला होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार निकाल दिया तो भाई अब लाइफ में कभी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इनकम जो होती है ना दोस्तों,
वो ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर की होती है। तो जब इनकम ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर की होती है तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है भाई वो भी ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर का निकाला जाता है। अब अगर मैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा तो मुझे उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। सर ये पता कैसे चलता है कि कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है? तो दोस्तों आप यहाँ पर दो लाइन छोड़कर लिखिएगा, दो लाइन छोड़कर, ठीक है, और आप लिखिएगा इट डिपेंड्स अपॉन बेसिक कंडीशंस। ये डिपेंड करता है भाई लोगों बेसिक कंडीशंस पर। दो लाइन छोड़कर लिखिए। सर ये बेसिक कंडीशन क्या होती है बताता हूं दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर दोस्तों टू बेसिक कंडीशंस आर देयर। आपको दो बेसिक कंडीशन दिया हुआ है, अभी मैं आपको दोनों बेसिक कंडीशन बताऊंगा। हम जिस प्रीवियस ईयर का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई किया गया है। अगर हम प्रीवियस ईयर 21-22 का स्टेटस निकालते हैं, बिकॉज हमको इनकम भी 21-22 का निकालना है, तो अगर हम प्रीवियस ईयर 21-22 में नीचे दिया गया दोनों बेसिक कंडीशन बोथ या बोथ नहीं में से कोई एक भी कर दोगे, ये देखो मैं बीच में और लगा देता हूं, दोनों में से अगर आप एक भी कंडीशन पूरी कर दोगे ना देन यू विल बिकम रेजिडेंट। दो बेसिक कंडीशन बताऊंगा, इनमें से अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो भाई साहब आपको रेजिडेंट बोला जाएगा। और अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड तो यू विल बिकम नॉन रेजिडेंट, फिर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। मतलब एक ना एक बेसिक कंडीशन तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पहले एक बार आपको बेसिक कंडीशन नोट करा देता हूं, फिर हम उसको विद एग्जांपल समझने का पूरा कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन आप लोग लिखोगे इंडिविजुअल, एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूं। इंडिविजुअल मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया for a period of 182 days or more, 182 days or more during the relevant previous year. Individual must be present in India for a period of 182 days or more during the relevant previous year. दोस्तों हमारा यहाँ पर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 21-22, क्योंकि हम जिस प्रीवियस ईयर का इनकम निकालते हैं ना दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट प्रीवियस। तो इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपको इंडिया में रहना जरूरी है मिनिमम 182 डेज। आपका इंडिया में कितने दिन रहना जरूरी है भाई? मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी। तो अगर आप इंडिया में रहे हो, देखो आप सिटीजन किसी भी कंट्री के हो सकते हो, आप कोरिया के सिटीजन हो सकते हो, आप नेपाल के सिटीजन, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस कहीं के भी हो सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में, अच्छा दोस्तों प्रीवियस ईयर 21-22 कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है भाई 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक। तो ये जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है भाई लोगों, इसमें अगर हम मिनिमम 182 डेज, मिनिमम 182 से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम कितना दिन इंडिया में होना जरूरी है? 182 डेज। तो हमको काउंट करना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में डेट आएंगी भाई, देखो हम इस डेट से लेकर इस डेट तक इंडिया में थे। मैं आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो अगर आप इस रेलिवेंट मतलब जिसका कंप्यूटेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट प्रीवियस ईयर,
अगर इसमें दोस्तों आप 182 डेज इंडिया में रहे हो, मिनिमम 182 डेज दोस्तों अगर आप इंडिया में रहे हो, तो मैं बता दूं भाई आपको रेजिडेंट कहा जाएगा। आपको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट, क्योंकि आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 182 डेज नहीं रहा, मैं तो 182 डेज से कम रहा हूं, इसका मतलब मैंने पहला बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया। तो कोई बात नहीं यार, की फर्क पैदा है। देखो बीच में और लगा हुआ है यार, और लगा हुआ है, कोई ना, सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर दो, की फर्क पैदा है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन पर आ जाओ भाई। अच्छा सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, नोट करो, नोट करो। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मस्ट बी present in India, individual must be present in India for a period of 60 days or more, 60 days or more during the relevant previous year, during the relevant previous year, and ध्यान से सुनो, and 365 days or more, 365 days or more during the four preceding previous year। तो भाई सेकंड कंडीशन क्या कहती है? अगर आप फर्स्ट पूरी कर देते हो तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं करना। आप चेक क्यों करोगे? अगर फर्स्ट पूरा हो जाएगा तो आप बन गए रेजिडेंट, बात खत्म। लेकिन अगर आपने पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया दोस्तों, तो दोस्तों फिर आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अच्छा ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, ये पता है क्या बोलता है कि जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें आपको मिनिमम 60 डेज इंडिया में होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, यहां देखो मैं आपको एग्जांपल देकर बता, हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 21-22, तो इसके अंदर हमें मिनिमम 60 डेज, दिस इज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। आपको कम से कम कितने दिन इंडिया में होना जरूरी है? 60 दिन, 60 डेज इंडिया में होना जरूरी है। लेकिन साथ में बोला एंड, देखो पहला कंडीशन तो 182 के लिए बोलता था, लेकिन सेकंड कंडीशन बोलता है कि अगर 182 नहीं हुआ है ना तो टेंशन नहीं लेने का। अरे 182 की जगह 60 डेज भी होएगा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले 4 साल, प्रीवियस ईयर 21-22 से पहले वाले 4 साल, बताओ भाई पहले वाले 4 साल कौन से हैं? 2021, 19-20, 18-19 और 17-18। ये जो 4 साल हैं दोस्तों, ये जो 4 साल है 4 इयर्स पहले वाले, ये देखो लिखा है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग में भाई इसको मत गिन लेना, ये तो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है। इससे पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, 4 में इसको भी ले लेते हैं, इसको मत ले लेना भाई, इससे पहले वाले 4 साल। तो 4 साल कौन से होंगे? 20-21 होएगा, 19-20 होएगा, 18-19 होएगा, 17-18 होएगा। तो ये जो 4 साल है ना भाई, ये जो 4 इयर्स है, इसका मिनिमम टोटल 365 आना चाहिए, 365 इंडिया में आना चाहिए मिनिमम। ज्यादा आता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम 365 डेज इंडिया में होना जरूरी है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलता है दोस्तों कि जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22 है। इसमें आपको मिनिमम 60 डेज इंडिया में होना जरूरी है। और साथ में ये भी देखो, केवल 60 डेज से काम नहीं चलेगा, ओनली 60 डेज से काम नहीं चलेगा, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो पहले वाले 4 साल कौन से होंगे भाई? 2021 होएगा,
1920 होएगा, 1819 होएगा, 1718 होएगा। तो ये जो पहले वाले 4 साल है, इसका नंबर ऑफ डेज भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो आपको उन 4 साल का भी टोटल करके देखना है कि इंडिया में कितना दिन रहा। अच्छा, 4 साल में कैसे भी रहो भाई, डजेंट मैटर, हमें एग्रीगेट करके देखना है। हमको 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 का एग्रीगेट करके देखना है कि क्या वो 365 डेज होता है। अगर होता है दोस्तों, तो इसका मतलब हमने सेकंड कंडीशन पूरी कर दी। और अगर हम सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर देंगे तो हम बन जाएंगे रेजिडेंट। क्या बन जाएंगे भाई? रेजिडेंट। बन गया जी, बन गया, रेजिडेंट बन गया। तो रेजिडेंट कब बनते हैं दोस्तों? जब हम बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन को पूरा करते हैं, चाहे वो हम 182 वाली कर दें और चाहे तो हम दोस्तों 60 डेज वाली कर दें, लेकिन हमें कम से कम एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो रेजिडेंट कब बनेंगे, लिख लो इसको, यहां पर आपको नोट करवा देता हूं। रेजिडेंट कब बनते हैं? इफ सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन। तो आप बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, देन यू विल बिकम रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब बनोगे? इफ नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन। अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बन जाओगे भाई नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। सर रेजिडेंट बनने से क्या होगा, नॉन रेजिडेंट बनने से क्या होगा? अरे भाई बता दूंगा, पहले ये तो समझाऊं कि रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, ये भी बता दूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? जब स्टेटस पढ़ा दूंगा पहले ये बताऊं तो सही भाई। गांव तो बसने दो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए भाई। तो पहले कैसे बता दूं? एक बार स्टेटस समझा दूं फिर मैं टेबल बना दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। और ऐसा टेबल बनवाकर छोड़ूंगा भाई लोगों कि एग्जाम में कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, यू कैन इजीली सॉल्व। दोस्तों आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो टेंशन नहीं लेने का, सारा काम मैं करवा दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ओके चलो जी, एवरीथिंग इज फाइन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड बिटवीन टू सिचुएशन, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का पता कैसे चलता है? डिपेंड्स अपॉन बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कब लगानी पड़ती है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या तो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए इंडिया में। और अगर फर्स्ट वाला पूरा नहीं हुआ है तो सेकंड वाला चेक कर लो। सेकंड वाला क्या बोलता है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रेलिवेंट से पहले वाले जो 4 साल है, प्रीसीडिंग जो 4 प्रीवियस ईयर है, उसका टोटल मिनिमम 365 डेज होना चाहिए। उसका जो टोटल है दोस्तों वो कम से कम 365 दिन होना जरूरी है। तो अगर आप दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो आप बन जाते हो रेजिडेंट। और अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो दोस्तों फिर आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बात बहुत जोर से समझ में आ गई। अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आए, आपको थोड़ा सा समझकर चलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा भाई? यहां पर आपको लिखने पड़ेंगे एक्सेप्शन। आपको एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे। सर एक्सेप्शंस का क्या मतलब है? भाई साहब एक्सेप्शन का मतलब ये है, लिख लो, इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन नंबर 2 is not applicable।
जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 है, ये जो बेसिक कंडीशन नंबर 2 आपने पढ़ी है ना, इसे हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बताऊंगा और आपको इन एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना भाई, और अगर ये एक्सेप्शन आ गया, अभी एक्सेप्शन मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर ये एक्सेप्शन आ गया और अगर आपने सेकंड बेसिक कंडीशन वहां पर चेक कर ली, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अरे क्वेश्चन कैसे रॉन्ग होगा? बच्चे कहते हैं क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अरे क्वेश्चन तो सही है, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बताने जा रहा हूं जहां पर आप लोग केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करोगे। अगर फर्स्ट वाला कंडीशन पूरा हो जाता है, मतलब 182 डेज वाला, तो रेजिडेंट, और अगर 182 डेज वाला पूरा नहीं होता है तो नॉन रेजिडेंट। भाई ये जो 60 डेज वाला कंडीशन है, इसको चेक मत करना, इसकी तरफ तो देखना तक नहीं। अगर देखा तो भाई फिर मुझे मत कहना। तो मैं आपको एक्सेप्शंस बताने जा रहा हूं, एंड दीज एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक्सेप्शंस में आप पहला एक्सेप्शन लिखो। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज वेयर इंडियन सिटीजन, फिर समझाता हूं, हु लीव्स इंडिया, हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द previous year, where Indian citizen who leaves India during the previous year for purpose of employment, for purpose of employment outside India, for purpose of employment outside India. सेकंड एक्सेप्शन लिखो, पहले एक्सेप्शन लिखवा देता हूं। मेंबर ऑफ क्रू, मेंबर ऑफ क्रू, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप। और थर्ड एक्सेप्शन आप लोग लिख लो, थर्ड एक्सेप्शन आप लिख लो, इंडियन सिटीजन और a person of Indian origin, Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India, who being outside India। भाई अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो टेंशन नहीं लेने का, रीजन बीइंग कि आपका पेपर इंग्लिश में ही आने वाला है, तो आप लोगों को नोट्स तो सारा इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन भी सारा इंग्लिश में आएगा, लेकिन आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं। मतलब आप बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज ले लो और आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप लोग आराम से इसको देखो, आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टेक्स्ट तो वैसे भी देखो पूरा इंग्लिश में ही होता है, तो आप लोग हिंदी में लिखो अगर आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सारा इंग्लिश में आएगा, तो हिंदी में अगर पूरा पढ़ भी जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी का जो स्टडी मैट है वो पूरा संस्कृत लैंग्वेज लगेगा। तो आप लोग जो है आराम से लिख सकते हैं। अच्छा जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनको तो पूरा इंग्लिश में लिखना है, अगर उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा भी हिंदी में लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश का टर्म यूज कर सकता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी का टर्म यूज नहीं कर सकता। राइट, चलो, तो इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा मैंने क्या लिखवाया, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। तीसरा है इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin, a person of Indian origin who being outside India, who being outside India, who being outside India during the previous year, during the previous year, और ब्रैकेट में लिखेंगे whose, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर लॉ में चेंजेस आए हैं। whose
total income, whose total income excluding income from foreign, excluding income from foreign source does not exceed rupees 15 lakh, does not exceed rupees 15 lakhs। देखो भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। होता क्या है, मेरी बात को क्लियर अच्छे से समझे। देखो, आपको बेसिक कंडीशन 2 लगाना पड़ता है, या तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 लगाना पड़ता है या आपको बेसिक कंडीशन नंबर 2 लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बता रहा हूं जहां पर केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक होगा, आपको सेकंड बेसिक कंडीशन को अप्लाई नहीं करना है। अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, गलत हो जाएगा आपका आंसर, मत करना। ये 3 एक्सेप्शन है भाई, इन 3 एक्सेप्शंस को अपने जहन में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपके क्वेश्चन में इन 3 एक्सेप्शंस में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो भाई लोगों, आपको केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करना है, सेकंड नहीं करना है। सर जरा बताओ ऐसे एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? तो भाई सबसे पहला एक्सेप्शन है, कोई भी इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year for the purpose of employment outside India। आप इंडिया के सिटीजन हो दोस्तों, आप भारत के नागरिक हो और आप इंडिया छोड़कर चले जाते हो, जा रहे हो आप इंडिया से दूर। अरे कौन जाना चाहता है, कौन अपने देश को छोड़कर जाना चाहता है, कौन अपने देश की मिट्टी को छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन जाना पड़ता है भाई। पापी पेट का सवाल है, पापी पेट, हाँ जी। अरे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना पड़ता है। आप मान लो जी डिग्री ले लिए हो, बड़ी बड़ी डिग्री आपके पास आ गई, लेकिन आपको वैसा नौकरी नहीं मिल रहा इंडिया में, तो आपको जाना पड़ेगा ना यार, इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जाते, बहुत सारे लोग नहीं भी जाते कि यार मुझे बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपना देश नहीं छोड़ सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं यार अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ बड़ा करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है तो इंडिया के सिटीजन, भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो इंडिया छोड़कर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा, उनकी नौकरी इंडिया के बाहर लग रही है, उन्हें वहां पर कोई बिजनेस करना है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल नौकरी नहीं होता है, बिजनेस भी होता है। तो जैसे आप इंडिया के सिटीजन हो, आप अमेरिका जा रहे हो कि भाई अब मैं नौकरी अमेरिका में करूंगा, यूएस में करूंगा, और मैं बिजनेस भी करूंगा तो यूएस में करूंगा। तो भाई लोगों, सपोज करो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो आप जब भी इंडिया छोड़कर जाओगे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, सपोज फॉर एग्जांपल आप 1 अगस्त 2021 को इंडिया छोड़कर गए। कब गए आप? 1 अगस्त 2021 को आप इंडिया छोड़कर गए। तो क्या आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में थे? हाँ थे ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना थे इंडिया में। तो भाई जिस दिन इंडिया छोड़कर गए उससे पहले तो तुम इंडिया में ही थे, हाँ जी थे। तो इस प्रीवियस ईयर का स्टेटस तो निकलेगा ना, इस प्रीवियस ईयर में जो भी कमाए हो उसका टैक्स तो देकर जाओगे इंडिया में। तो भाई जब तुम्हारा हम 21-22 का स्टेटस निकालेंगे तो बताओ भाई हम कौन सा बेसिक कंडीशन लगाएंगे, मुझे बताओ हम कौन सा बेसिक कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट वाला लगाएंगे या सेकंड वाला? सर केवल फर्स्ट वाला लगाएंगे। अगर 182 डेज होता है इंडिया के अंदर तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। हम सेकंड वाला लगा ही नहीं सकते, हमको 60 दिन चेक ही नहीं करना, हमको पिछले 4 साल का 365 दिन चेक ही नहीं करना, राइट। तो पहला एक्सेप्शन याद रखना, कोई भी इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, जा रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा है, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा भाई।
तो कोई भी इंडियन सिटीजन जब इंडिया के बाहर जा रहा होता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम बेसिक कंडीशन नंबर 1 लगाते हैं। इस बात को अपने जहन में बिठा लो, राइट। कोई भी कंफ्यूजन डाउट रहता है, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूं, जितना जल्दी कर सकूं कर दूं। सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। मेंबर ऑफ क्रू, हाँ जी, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। कोई भी व्यक्ति अगर किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर, इंडियन शिप पानी का जहाज होता है ना, तो भारत में कोई इंडिया का शिप है, उस पे आप क्रू मेंबर। अच्छा, ये क्रू मेंबर कौन होते भाई? क्रू मेंबर कौन होते? क्रू मेंबर होते हैं भाई जो ऑपरेटिंग टीम होती है। जैसे शिप को, वेसल को जो चलाने वाली टीम होती है, वेसल बोलो शिप बोलो एक ही बात है। तो इसके अंदर पायलट्स होते हैं, को पायलट्स होते हैं। मैं एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं शिप की बात कर रहा हूँ, पानी के जहाज की। दोस्तों ये जो पानी का जहाज होता है, इसको आप शिप भी बोल सकते हो, आप इसको वेसल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसके अंदर भी तो लोग काम करते हैं भाई। इसमें पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, पूरी टीम होती है जो शिप को ऑपरेट करती है, जो शिप को चलाती है। तो बताओ क्या वो लोग इनकम नहीं कमा रहे? हाँ सर, वो इनकम कमा रहे हैं। तो क्या आप उनका स्टेटस नहीं निकालोगे? हाँ निकालेंगे ना स्टेटस। तो भाई लोगों, ये वो लोग हैं जिनका इंडिया में आना जाना लगा रहता है, तो इनका स्टेटस तो निकलेगा ना? हाँ सर निकलेगा। लेकिन भाई लोगों, बेसिक कंडीशन ओनली कौन सी लगाओगे? फर्स्ट वाली लगाओगे, सेकंड वाली नहीं लगाना। लॉ के अंदर एक्सेप्शन है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर क्यों है एक्सेप्शन, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? तो भाई लोगों, लॉ के अंदर क्यों का जवाब नहीं होता है। एग्जाम में ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन, बताओ बच्चों ऐसे क्यों हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो हो गया वो आता है क्या आपको? हाँ, इनकम टैक्स में बहुत सारी जगह पर मैं अपने दिमाग से क्यों का जवाब दे देता हूं, लेकिन किसी बुक में या एक्ट में नहीं लिखा होता है कि कानून ऐसे क्यों बना। ये तो बनाने वाले जाने भाई, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है क्यों हुआ। जहां कुछ लॉजिकल लगेगा मैं बताऊंगा, लेकिन भाई लोगों, एग्जाम में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ऐसे क्यों हुआ। एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा कि जो हो गया वो आता है क्या आपको? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रही है बात? हाँ सर आ रही है। तो कोई भी क्रू मेंबर का मतलब होता है ऑपरेटिंग टीम, जो इंडियन शिप को चलाती है, जो वेसल को चलाती है। तो उनका जब आप स्टेटस निकालते हो ना ऐसे इंडिविजुअल लोगों का, तो आपको केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगानी होती है, आपको वहां पर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगानी होती। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर क्लियर है, पॉइंट बिल्कुल सही है। चलो, थर्ड नंबर का एक्सेप्शन क्या कहता है? दोस्तों अगर आप इंडियन सिटीजन हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या तो आप इंडियन सिटीजन हो या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या तो आप इंडियन सिटीजन हो या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या तो आप भारत के नागरिक हो या आप भारत के ओरिजिन के हो। सर इसमें क्या फर्क होता है? इंडियन सिटीजन में और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या डिफरेंस होता है? भाई इंडियन सिटीजन तो वो हो गया जिसको इंडिया का सिटीजनशिप मिला हुआ है। ओरिजिन का मतलब होता है, मतलब वो सिटीजन तो बाहर का हो सकता है। जैसे मान लो कोई बंदा यूएस का सिटीजन है, लेकिन उसका ओरिजिन इंडिया है, मतलब वो इंडिया की नस्ल का है, इंडियन ओरिजिन का है। अब सर इंडियन ओरिजिन के लोग कौन होते हैं? तो दोस्तों ये बात इनकम टैक्स में तो देखो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं कि देखो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी बंदा जिसका बर्थ, जन्म इंडिया में हुआ, कोई भी ऐसा बंदा जिसका जन्म कहां पर हुआ हो भाई? इंडिया में हुआ। इंडिया की पावन धरती पर अगर किसी का जन्म हुआ है,
और हो सकता है कि जन्म इंडिया के बाहर हुआ। जैसे मिस्टर एक्स का अगर बर्थ इंडिया में है जब, तो मिस्टर एक्स इंडियन ओरिजिन का है। हो सकता है कि वो विदेश में रहने लग गया था, उसने सिटीजनशिप अमेरिका का ले लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बर्थ तो इंडिया में था लेकिन वो बाहर रहने लग गए, वहीं के सिटीजन बन गए, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ का माना जाएगा? इंडिया का। अच्छा, अगर मान लो मिस्टर एक्स का बर्थ इंडिया में नहीं हुआ, मिस्टर एक्स का जो बर्थ है वो इंडिया के बाहर हुआ, लेकिन मिस्टर एक्स के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? दद्दू, दद्दू दद्दी, मतलब दादी जो होती है, ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स में नाना नानी भी आते हैं दोस्तों, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिस्टर एक्स का अगर बर्थ इंडिया में हो जाएगा तब तो हम मिस्टर एक्स को इंडियन ओरिजिन का बोलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मिस्टर एक्स का बर्थ इंडिया के बाहर भी हुआ है, अगर मिस्टर एक्स का बर्थ इंडिया के बाहर भी हुआ है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं भाई, चाहे वो फादर मदर हो या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी दादा दादी, उनका जन्म भी अगर इंडिया में हुआ है बिफोर डिवाइडेशन, बिफोर डिवाइडेशन, बिफोर डिवाइडेशन का मतलब होता है फ्रीडम मोमेंट से पहले, 1947 से पहले, तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ अगर 1947 से पहले इंडिया में हुआ होगा, तो वो बच्चे भी इंडियन ओरिजिन के माने जाएंगे। ऐसा एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं आपसे। आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर अ नॉलेज, इतना डेप्थ में नहीं आता है एग्जाम में। फिर से समझ लो, इंडियन ओरिजिन का पर्सन वो होता है जिसका बर्थ इंडिया में हुआ हो, कभी भी हुआ हो। खुद का जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो चाहे कभी भी हुआ हो, आज भी होगा तो वो इंडियन ओरिजिन का है। लेकिन जिन बच्चों का जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत को डिवाइड होने से पहले अगर इंडिया में हुआ था, तो वो बच्चे चाहे 1947 के बाद पैदा हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स 1947 से पहले इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो सारे बच्चे जो इंडिया के बाहर हुए थे उन्हें भी इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाकी इतना डेप्थ में कोई पूछता नहीं है, मैं तो आपको एवं ही बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जो इंडियन ओरिजिन के, जो इंडिया के बाहर रहते थे लेकिन अब वो इंडिया, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं या वो इंडिया के ओरिजिन के हैं, मान लो वो बाहर रहते हैं इंडिया के, तो क्या उनका इंडिया आने का मन नहीं करता होगा? क्या अपने देश को देखने का मन नहीं करता होगा कि चलो इंडिया में चलकर देखते हैं वहां पर क्या हो गया? दोस्तों क्या उनका मन नहीं करता होगा? क्या आप मुझे बताइए, मन तो करता होगा ना कि चलो यार आज अपने देश चलता हूं देखता हूं। तो वो लोग इंडिया में आते होंगे ना, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, वो रहते कहाँ है? इंडिया के बाहर, लेकिन वो इंडिया में तो आते होंगे भाई, वो इंडिया में तो आते होंगे ना। क्यों आते होंगे? लिख लो, इसको पूरा लिख लो। कम्स ऑन विजिट, कम्स ऑन विजिट, कम्स ऑन विजिट, इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिखो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया। बीइंग आउटसाइड इंडिया, इसको आप यहां पर लिखो, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ, ये वाली जो जगह है ना, ड्यूरिंग के बाद, मैं यहाँ एरो लगा के नीचे लिख देता हूँ, कम्स ऑन, कम्स ऑन विजिट ड्यूरिंग, ये शायद वर्ड मैंने बीच में नहीं लिखा यहाँ पर, तो मैं पूरा सेंटेंस एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वर्ड यहां से काट लो, कम्स ऑन विजिट, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो,
comes on visit during comes comes का मतलब आ रहा है, क्या लेने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब की बार जाने का केस नहीं है, अरे अब की बार जाने का केस नहीं है भाई, अब की बार आने का केस है। सपोज करो आपका प्रीवियस ईयर है 2021, सॉरी 21 22 आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जिसका आपको इनकम निकालना है। तो ये जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है ना भाई लोगों, इसमें अगर आप इंडिया में आ रहे हो, अब की बार जान ही रहे आ रहे हो, और आप इंडिया के बाहर रहते हो, आप इंडियन सिटीजन हो सकते हो, आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो सकते हो, आप इंडिया के बाहर रहते हो, और आप प्रीवियस ईयर 21-22 में इंडिया में आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो भाई, विजिट करने आ रहे हैं, विजिट करने। अरे विजिट करने आ रहे हैं, नहीं आ सकते क्या, हाँ सर आ सकते हैं, घूमने आ सकते हैं, अपने बच्चों को परिवार को दिखाएंगे, देखो बेटा मैं यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ आपके दादू मुझे गोदी में खिलाते थे, कि पप्पा मैं क्या करूं, कि चल इधर, पप्पा मैं क्या करूं, पापा मेरा मन नहीं लगता, कि चल पुराना घर दिखा के लाता हूं तेरे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इंडिया के बाहर रहने लग गए, जो इंडिया के सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन के हैं, और वो इंडिया में आते हैं घूमने, विजिट करने आते हैं। अच्छा जब विजिट करने आएंगे तो भाई इंडिया में रुकेंगे भी, और जब इंडिया में रुकेंगे तो हमें उनका स्टेटस निकालना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों जब हम उनका स्टेटस निकालेंगे, साथ में दोस्तों एक कंडीशन जोड़ दी गई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये कंडीशन पहले नहीं हुआ करती थी, अभी लास्ट ईयर से ही आई है। हुज टोटल इनकम, मतलब आपको उनका टोटल इनकम भी देखना है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब जो फॉरेन सोर्स से वो इनकम कमाते हैं उसको छोड़ दो, केवल इंडिया के सोर्स से जो उसने टोटल इनकम कमाई है वो डज नॉट एक्सीड 15 लाख, वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया के बाहर रहता था और वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में आता है विजिट करने के लिए, और उस पर्सन की जो टोटल इनकम है, कौन सी वाली टोटल इनकम, इंडियन सोर्स से, फॉरेन सोर्स से नहीं, इंडियन सोर्स से, अगर पूरे साल भर में डज नॉट एक्सीड 15 लाख, किससे ज्यादा नहीं है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो भाई लोगों हम यहां पर बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगाएंगे, हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाएंगे, हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाएंगे। तो सर अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो, सर अगर टोटल इनकम थर्ड कंडीशन में 15 लाख से ज्यादा हुई तो दोस्तों फिर क्या होगा बताओ, अगर 15 लाख से ज्यादा हुई तो फिर हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगा सकते हैं। अरे आप एक्सेप्शन में तभी फॉल करोगे जब आपका टोटल इनकम इंडिया वाले सोर्स का 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 लाख से ज्यादा हुआ इसका मतलब फिर आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं करोगे, और जब आप एक्सेप्शन में फॉल ही नहीं करोगे भाई तो फिर तो तुम बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगाओ और तुम बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगाओ। सपोज करो मिस्टर ए इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया में आया, इंडिया के बाहर रहता है, उसका मान लो टोटल इनकम इंडिया वाले सोर्स से 14 लाख है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, 14 लाख ही है, तो बताओ वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करेगा या बेसिक कंडीशन नंबर 2, दोनों कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता, वो फर्स्ट वाली कर सकता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर गया, एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर गया। और दोस्तों अगर मिस्टर ए का मान लो टोटल इनकम इंडिया वाले सोर्स से 16 लाख हुआ, 16 लाख रुपया हुआ, तो बताओ क्या वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगाएगा या वो बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगा सकता है। सर अब की बार दोनों में से कोई सी भी लगा सकता है, बिकॉज आपका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब आप एक्सेप्शन से बाहर आ गए, और जब कोई बंदा एक्सेप्शन से बाहर आ जाता है इसका मतलब तो भाई वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगा सकता है
और वो बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगा सकता है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, वहां पर भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो बताओ भाई, ऐसे तीन कौन कौन से एक्सेप्शन है जहां पर हम बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगाएंगे, हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाएंगे। पहला है, कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया छोड़कर जा रहा है, अब वो इंडिया में आएगा नहीं, वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, वो नहीं आएगा इंडिया में। और क्यों जा रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है। तो भाई जब जा रहा है तो इंडिया में रुका होगा ना थोड़े दिन, तभी तो गया, तो उसका स्टेटस निकालोगे ना उस ईयर का। फर्स्ट कंडीशन लगाना, सेकंड नहीं लगाना। दूसरा, क्रू मेंबर, अगर आप किसी इंडियन शिप के या वेसल के मेंबर हो, अगर आप किसी मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप हो, वेसल के मेंबर हो, मतलब आप उसकी ऑपरेटिंग टीम हो, आप उसमें काम करते हो शिप के अंदर, तो आपका स्टेटस जब निकलेगा तो 182 लगेगा भाई, सेकंड नहीं लगेगा। थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा स्पेसिफिक है, कोई भी बंदा जो इंडिया का सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, और वो प्रीवियस ईयर में आ रहा है, अब की बार जा नहीं रहा भाई, आ रहा है, ध्यान रखना, कब तो जा रहा है, कब आ रहा है, अब की बार आ रहा है। और उसका टोटल इनकम किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन से सोर्स से? इंडियन सोर्स। फॉरेन सोर्स से हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन इंडियन सोर्स से उसका टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो भाई ऐसे बंदे के लिए भी हम केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगाएंगे, सेकंड वाली नहीं लगाएंगे। और सर अगर इंडिया सोर्स का इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब फिर आप दोनों लगा सकते हो, फिर आप बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी चेक कर सकते हैं और बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी चेक कर सकते। ये बात अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया क्या? समझ में आया? जोर से बोलो जय माता दी। समझ में आया? हाँ सर आ गया, बहुत जोर से आ गया। कोई भी चीज नहीं आती है, कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें, मैं आपके डाउट्स को पक्का पक्का दोस्तों रिजॉल्व करूं। सुनो भाई लोगों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, यहाँ पर कुछ बेसिक नोट्स बताऊंगा, कंडीशंस बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। तो आप एक काम करो, इसके नीचे एक नोट लिख लो, इसके नीचे एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो। या ऐसा करो, नोट बाद में लिख लेंगे, नोट बाद में लिख लेंगे। अपन ऐसा करते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया आपको रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, ये तो आपको क्लियर है कि हु इज रेजिडेंट एंड हु इज नॉन रेजिडेंट, ये तो आपको क्लियर है। अब हम दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं, हम इंडिविजुअल का स्टेटस निकालते हैं, राइट, हम इंडिविजुअल का स्टेटस निकाल रहे हैं। और हमने अभी तक क्या पढ़ा देखो, कि इंडिविजुअल बंदा रेजिडेंट तो कब होता है, और इंडिविजुअल बंदा नॉन रेजिडेंट कब होता है। तो कब होता है भाई? जब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, या तो दोनों में से कोई एक करता है या ओनली फर्स्ट करता है एक्सेप्शन में, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। और अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। अच्छा, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? हाँ सर बिल्कुल। दोस्तों जब आप रेजिडेंट बन जाते हो ना, तो रेजिडेंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो रेजिडेंट वाला कैटेगरी है, इसे भी हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। एक तो होता है दोस्तों ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और एक होता है माय डियर फ्रेंड्स नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। एक तो होता है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट
और एक होता है दोस्तों नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो रेजिडेंट को भी हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, कि भाई कौन ऑर्डिनरी है और कौन नॉट ऑर्डिनरी है, इसमें डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो फिर आपका काम खत्म हो गया, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। लेकिन दोस्तों जब आप रेजिडेंट बन जाओगे, अच्छा रेजिडेंट कब बनोगे, जब आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, या तो दोनों में से एक करोगे या ओनली फर्स्ट वाली करोगे। तो रेजिडेंट के बाद हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्दर कैसे करते हैं, आइदर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और आइदर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है सर, ऑर्डिनरी बनने से क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी बनने से क्या होगा, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा। एक बार मैं स्टेटस पूरा पढ़ा दूं आपको, उस टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने से कितना इनकम टैक्सेबल होता है, नॉट ऑर्डिनरी बनने से कितना इनकम टैक्सेबल होता है, और जब आप नॉन रेजिडेंट बनते हो तो कितना इनकम टैक्सेबल होता है। तब आपको लगेगा अच्छा ऑर्डिनरी बनने से इतना इनकम, नॉट ऑर्डिनरी बनने से इतना इनकम, तब आपको पता चले। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, हमें ये बात बहुत जोर से समझ में आई है। चलो, अब किसको ऑर्डिनरी बोलेंगे किसको नॉट ऑर्डिनरी बोलेंगे, ये कैसे पता चलता है? तो भाई इसके लिए आप दो लाइन छोड़कर लिखिएगा, इसके बाद आप दो लाइन छोड़कर लिखिएगा एडिशनल कंडीशन। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एडिशनल कंडीशंस। दोस्तों ये एडिशनल कंडीशंस पे डिपेंड, देखो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो बेसिक पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप रेजिडेंट बन जाते हो उसके बाद जब उसका आप ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी चेक करते हो तो इट डिपेंड्स अपॉन एडिशनल कंडीशंस। दो लाइन छोड़कर लिखना। अच्छा, अब आपको एडिशनल कंडीशन जानना जरूरी है। अच्छा, लॉ में कितना एडिशनल कंडीशन है, 1 और 2। लेकिन दोस्तों अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार बीच में एंड लिखा हुआ है, अब की बार बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करो, पहला वाला भी और दूसरा वाला, दोनों एडिशनल कंडीशन यहां पर आपको फुलफिल करना जरूरी है। आपको पहला एडिशनल कंडीशन भी पूरा करना पड़ेगा, दूसरा भी करना पड़ेगा। अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशंस को, अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे तो यू विल बिकम ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। आप क्या बन जाओगे दोस्तों, आप यहां पर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन जाओगे, ऑर्डिनरी। और अगर आपने एडिशनल कंडीशन में से एक भी एडिशनल कंडीशन, एक भी एडिशनल कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं की, एक भी एडिशनल कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं की या दोनों ही नहीं की, तो आप बन जाओगे भाई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो फिर से बताता हूं, जब आप रेजिडेंट की बात करते हो तो बेसिक देखते हैं। अच्छा, बेसिक में से कोई एक करनी पड़ती है, दोनों नहीं करनी पड़ती। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शन है जहां पर तो केवल फर्स्ट वाली ही देखना है, सेकंड देखना ही नहीं है। लेकिन भाई जब आप रेजिडेंट बन जाओगे, देखो नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया, आपको आगे नहीं बढ़ना। लेकिन जब आप रेजिडेंट बन जाते हो, जब आप फाउंडेशन पास करते हो तो इंटर में आना पड़ता है, इंटर पास करते तो फाइनल में जाना पड़ता है। हाँ, फाउंडेशन में फेल हो गए तो मैटर खत्म, वही बात है। अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो मैटर क्लोज, लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन जाओगे तो भाई साहब इट मे बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और इट मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी लॉ में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अच्छा, आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपको एडिशनल कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है। चलो एक बार एडिशनल कंडीशन लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो पहला एडिशनल कंडीशन क्या है, तो हमारा जो पहला एडिशनल कंडीशन है वो ये है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट। इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट at least at least 2 years out of 10 preceding
प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। और सेकंड लिख लो, हिज स्टे इन इंडिया, हिज स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 years, which stays in India in the last 7 years, preceding the relevant previous year is 730 days or more, 730 days और। तो दोस्तों एडिशनल कंडीशन आपको दोनों सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर आप एडिशनल कंडीशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करते हो और आप एडिशनल कंडीशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करते हो तो आप बन जाते हो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक बार लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? इफ सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशंस, इफ सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, बोथ एडिशनल कंडीशंस। और नॉट ऑर्डिनरी कौन बनता है? इफ नॉट सेटिस्फाई एनी वन और बोथ एडिशनल कंडीशंस। तो अगर आपने मान लो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया, अगर आपने पहला एडिशनल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया तो बताओ आप क्या बन जाओगे? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉट ऑर्डिनरी बन जाओगे। आपको सेकंड देखना ही नहीं, क्योंकि भाई अगर कंप्लीट करना है तो दोनों करो या दोनों ही मत करो। जैसे 2 ग्रुप होते हैं आपके एग्जाम में, तो आप दोनों ग्रुप पास करोगे तभी तो आपको पास माना जाएगा। एक ग्रुप कर लिया तो एक ग्रुप और करना पड़ेगा, वरना तो भाई अटेम्प्ट देते रहो। वही वाली बात कि एडिशनल कंडीशन या तो दोनों पूरा होना चाहिए। अच्छा, दोनों में से एक कर दिया, नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। आप दोनों नहीं करोगे तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी हो, और आप एक करोगे एक नहीं करोगे तो भी नॉट ऑर्डिनरी। तो आप ऑर्डिनरी कब बनते हो? ऑर्डिनरी कब बनते हो? जब आप दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। अब ये दोनों एडिशनल कंडीशंस क्या हैं भाई, इनको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो क्या है पहला एडिशनल कंडीशन, क्या है समझाता हूं। इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट एटलीस्ट 2 ईयर। जो रेजिडेंट है भाई, जो रेजिडेंट बंदा है, क्योंकि आप रेजिडेंट होंगे तभी तो हम ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी चेक करेंगे, वरना हम रेजिडेंट नहीं है तो चेक ही क्यों करेंगे? अगर हम नॉन रेजिडेंट है तो मैटर ही क्लोज हो गया। तो कोई भी रेजिडेंट बंदा एटलीस्ट 2 ईयर्स, इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट, इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट एटलीस्ट 2 ईयर्स। भाई आप रेलिवेंट ईयर में तो रेजिडेंट हो ही। आपका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, सपोज इट इज 21-22, जिसका आप इनकम निकाल रहे हो, इसमें तो आप रेजिडेंट हो ही, क्योंकि अगर आप रेजिडेंट ही नहीं होते तो हम ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी क्यों चेक करते? लेकिन लॉ ये कहता है कि इससे पहले वाले 10 साल, पहले वाले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना 21-22 को चेक नहीं करना है, पहले वाले 10 साल चेक करने हैं। तो बताओ भाई 21-22 से पहले वाले 10 साल कौन से होंगे? 2021 होएगा, राइट, 2021 होएगा, 1920 होएगा, 18-19 होएगा, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13 और ये 11-12। तो ये जो हमारे पिछले 10 साल हैं, ये जो हमारे पिछले 10 साल हैं, इन 10 साल में एटलीस्ट 2 साल, एटलीस्ट 2 साल आपको इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। देखो रेलिवेंट ईयर में तो आप रेजिडेंट हो ही। अगर आप रेलिवेंट ईयर में रेजिडेंट नहीं होते तो फिर हम ऑर्डिनरी वाला स्टेटस चेक ही क्यों करते? लेकिन जब आप एडिशनल कंडीशन देखते हो तो लॉ ये कहता है
कि जो पिछले 10 साल है, लास्ट जो 10 ईयर्स है। अच्छा, जब आप लास्ट 10 ईयर की बात करते हो भाई, तो उसमें मैं 21 22 को नहीं गिनता, उसमें मैं 21 22 को नहीं गिनता। मैं पहले वाले जो 10 साल है, लास्ट 10 ईयर्स है, उनमें से एनी टू, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल, कोई से भी 2 साल हो सकते हैं। एनी टू आउट ऑफ द 10, एनी टू आउट ऑफ द 10 आपको इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। एनी टू आउट ऑफ द 10 आपको इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। अच्छा बताओ दोस्तों, आप कैसे पता करोगे कि आप पिछले 2 साल में रेजिडेंट, पिछले 10 में से 2 साल आप रेजिडेंट थे या नहीं थे, ये कैसे पता चलता है? बताओ, कैसे पता चलेगा कि मैं 2021 में रेजिडेंट था या नहीं? कैसे पता चलेगा कि मैं 1920 में रेजिडेंट था या नहीं? कैसे पता चलेगा कि मैं 1819 में रेजिडेंट था या नहीं? अच्छा, मुझे स्टेटस तो 21 22 का निकालना है, स्टेटस मुझे किसका निकालना है? 21 22 का। लेकिन दोस्तों, जब आप एडिशनल कंडीशन चेक करते हो तो आपको पिछले 10 साल को बेस बनाना पड़ता है। अच्छा, पिछले 10 साल का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, उन 10 में से किसी भी 2 साल में, एनी 2 ईयर्स, उन 10 साल में से किसी भी 2 साल में आपका इंडिया में रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। पिछले 10 ईयर्स में से किसी भी 2 साल में आपका इंडिया में रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। अब वो 2 साल, जैसे आप मान लो 20, अच्छा रेजिडेंट कैसे बनते हैं? जब बेसिक पूरी होती है। रेजिडेंट कब बनते हैं? जब बेसिक पूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2021 का चेक करूंगा कि भाई मैं रेजिडेंट था या नहीं था, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं 2021 प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशन लगाऊंगा। जैसे पहले बेसिक कंडीशन कौन सी है? 182 डेज वाली, कि मैं 182 डेज रहा या नहीं रहा। सपोज करो मैं 182 डेज नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, मैं 60 वाली लगाऊंगा कि क्या मैं 60 डेज रहा क्या। मान लो मैं 60 डेज रहा हूं, तो मैं पहले वाले 4 साल देखूंगा। अच्छा, 2021 से पहले वाले 4 साल कौन से होंगे? ये वाले 16 17 17 18 18 19 19 20। इसका टोटल क्या होना चाहिए? 360। सपोज करो हो रहा है 365 हो रहा है, और 60 भी हो रहा है और 365 भी हो रहा है, तो इसका मतलब मैं 2021 में क्या बन गया भाई? रेजिडेंट बन गया। लेकिन एक बार रेजिडेंट बनने से काम नहीं चलेगा ना, कम से कम 2 बार रेजिडेंट बनना जरूरी है। चलो भाई 10 साल है, अभी और देखते हैं। अब सपोज करो यही चीज मैं 1920 के लिए चेक कर रहा हूं। अब 1920 प्रीवियस ईयर में मैं रेजिडेंट था या नहीं था, ये कैसे पता चलेगा? बेसिक कंडीशन लगाओ। सपोज करो मैंने 182 डेज देखा कि क्या मेरा 1920 में 182 डेज था। द आंसर इज नो, नहीं। कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेने का। अगर 182 नहीं था तो 60 डेज होएगा। हाँ 60 डेज तो हो गया, लेकिन ओनली 60 से काम नहीं चलेगा ना। जिस ईयर में देखते हो उससे पहले वाले 4 साल, मतलब ये वाले 15 16 17 16 17 17 18 18 19, इनमें 365 होना जरूरी है। अब आपका 365 नहीं बैठ रहा, आपका इन 4 साल में 365 नहीं बैठ रहा। इसका मतलब भाई ना तो आपने 1920 में बेसिक कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई किया, और ना ही आपने बेसिक कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब भाई साहब 19-20 में आप रेजिडेंट नहीं थे। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, 10 साल है भाई। 18-19 में देख लो, अब 18-19 में रेजिडेंट थे या नहीं थे कैसे पता चलेगा? पहले 182 डेज लगाओ, मान लो 182 डेज नहीं हुआ, 60 लगाओ, 60 हो गया। लेकिन इससे पहले वाले 4 साल, 18-19 से पहले वाले 4 साल, 14 15 15 16 16 17 17 18, इसमें 365 दिन होना चाहिए, वो हो रहा है मान लो। बन गया जी, बन गया, रेजिडेंट बन गया। एक बार 2021 में बन गया, एक बार 18-19 में बन गया, 2 बार बन गया। दोस्तों और ज्यादा चेक करने का जरूरत है नहीं। कई बच्चे कह रहे सर मैं तो पूरा 10 साल चेक करके आया। क्यों करके आया भाई? क्या जरूरत थी?
पिछले 10 में से किसी भी 2 साल में, अच्छा वो 2 साल कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, कोई भी 2 साल हो सकता, उसमें रेजिडेंट होना चाहिए। और कोई भी बंदा रेजिडेंट कब होता है, जब वो उस ईयर में बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और बेसिक कंडीशन यू नो वेरी वेल। तो कहने का मतलब ये है भाई, रेलिवेंट ईयर में तो आप रेजिडेंट हो ही, क्योंकि अगर आप रेजिडेंट नहीं होते तो हम एडिशनल कंडीशन लगाते ही नहीं। अब रेलिवेंट ईयर में तो आप रेजिडेंट हो, लेकिन एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि पिछले 10 साल में से किसी भी 2 ईयर में आपका रेजिडेंट होना जरूरी है। अच्छा, पिछले 10 ईयर में रेजिडेंट कब होंगे, जब हम उन ईयर्स में बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टेटस तो 21 22 का निकल रहा है भाई, लेकिन पिछले 10 साल का बेस भी बनाया जाएगा, उन 10 साल में भी देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। आप ये मत सोचना कि सर जब स्टेटस 21 22 का निकल रहा है तो हम लास्ट 10 ईयर्स को क्यों देख रहे हैं। अरे उनको बेस बनाया जा रहा है, उनमें भी देखा जाएगा कि आपका स्टेटस क्या रहा था, राइट। तो चलो भाई, मैंने पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मैं लास्ट 10 ईयर्स में मिनिमम 2 साल क्या रहा, इंडिया में रेजिडेंट रहा। लेकिन क्या एडिशनल कंडीशन नंबर 1 से काम चल जाएगा? नो। क्या दोस्तों एडिशनल कंडीशन नंबर 1 से काम चल जाएगा? द आंसर इज नो। हमें एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी देखना पड़ेगा। दोस्तों हमें यहाँ पर एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी देखना पड़ेगा। अच्छा, हमारा एडिशनल कंडीशन नंबर 2 क्या है? His stay in India in the last 7 years preceding the relevant previous year is 730 days or more. 730 days और more। सुनो मेरी बात, एक एडिशनल कंडीशन से काम नहीं चलता है मेरे भाई, आपको दूसरा एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या है बताता हूं। दूसरा एडिशनल कंडीशन आपको ये कहता है कि भाई तुम लोगों का जो रेलिवेंट ईयर है, इससे पहले वाले 7 साल, इससे पहले वाले 7 ईयर, जैसे पहले वाले 10 ईयर थे ना, अब पहले वाले 7 ईयर्स। तो पहले वाले 7 ईयर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 साल है भाई, इसका टोटल मिनिमम कितना होना चाहिए? 730 डेज होना चाहिए। इन 7 साल का जो टोटल है भाई साहब, वो 730 दिन होना चाहिए कम से कम। तो 21 22 से पहले वाले 7 साल देखो, जिस ईयर का स्टेटस निकाल रहे हो, उससे पहले वाले 7 ईयर्स का टोटल देखो, इंडिया में आपको कितने दिन होना जरूरी है? 730 डेज। अब वो कैसे भी हो सकता है, इसमें इसमें थोड़ा, इसमें थोड़ा, इसमें, मतलब एग्रीगेट टोटल कितना आ जाना चाहिए? मिनिमम 730। तो आपको पिछले 7 साल का डेटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसके डेटा को आप जब ऐड करके देखोगे तो वो मिनिमम कितना बैठना चाहिए? 730। बस पिछले 7 साल में भाई इसको ऐड मत कर लेना, पिछले 10 साल में आप इसको ऐड मत कर लेना। जब बेसिक में 60 दिन लगाते हो तो पिछले 4 साल में जिस ईयर का निकालते हो वो ऐड नहीं होता है, समझो बात को। तो भाई एडिशनल कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गई होगी आपको कि लास्ट 7 ईयर्स का जो टोटल है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 ईयर्स का जो टोटल है, वो कम से कम 730 डेज निकल कर आना चाहिए। अगर आ रहा है भाई, तो इसका मतलब हमने एडिशनल कंडीशन नंबर 2 को भी क्या कर दिया? सेटिस्फाई। और जब हम दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे तो हम बन जाएंगे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। बन गया जी, बन गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। और अगर दोस्तों हम एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, हम दोनों ही एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, या एक भी एडिशनल कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वी विल बिकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई थिंक दोस्तों आपको इंडिविजुअल का स्टेटस निकालना आया होगा। फिर से सुन लो, इंडिविजुअल बंदे का जब स्टेटस निकालते हैं तो सबसे पहले हमें हर प्रीवियस ईयर का स्टेटस निकालना पड़ता है। रेलिवेंट ईयर बोलते हैं जिस ईयर का हम स्टेटस निकालेंगे, जिस ईयर की हम इनकम कंप्यूट करेंगे, उसी ईयर का हमें स्टेटस निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले हम उसको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में डिवाइड करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन लॉ में दो दे रखी है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई कर दोगे तो रेजिडेंट, एक भी सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। अच्छा, बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है कि इंडिया में आपका रेजिडेंट होना जरूरी है, मतलब 182 डेज होना जरूरी है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, कम से कम 182 डेज। और अगर 182 डेज से कम है तो रेलिवेंट ईयर में 60 डेज होना चाहिए, साथ में एंड पिछले 4 साल का लास्ट 4 इयर्स का टोटल 365 होना चाहिए। तो आप एक भी कंडीशन पूरी कर दो, यू आर रेजिडेंट। अगर आप एक भी नहीं करोगे तो यू आर नॉन रेजिडेंट। एक्सेप्शन याद रखना, भूल मत जाना। 3 ऐसे एक्सेप्शन है जहां पर केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगेगा, सेकंड वाला नहीं लगेगा। इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़कर जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो जब वो नौकरी के लिए जाता है, बाहर जाता है, तो जिस दिन छोड़कर गया वहां तक इंडिया में था, लेकिन आप बेसिक कंडीशन 182 वाला ही लगाना, 60 वाला नहीं लगाना। दूसरा, क्रू मेंबर जो होते हैं इंडियन शिप के, उनके लिए भी आप बेसिक कंडीशन 182 वाला ही लगाना, 60 वाला नहीं लगाना। इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर इंडिया में आ रहा है, जा नहीं रहा, आ रहा है दोस्तों, तो जब कोई बंदा इंडिया में आ रहा होता है, और साथ में एक बात और है कि उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन सी वाली? इंडिया वाली, फॉरेन वाली नहीं, इंडिया वाली इनकम अगर उसकी 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो भाई वो भी केवल 182 वाली ही लगाएगा, 60 डेज वाली नहीं लगाएगा। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा हुई तो, अगर 15 लाख से ज्यादा हुई तो इसका मतलब फिर आप दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हो, फिर आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं करोगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जब आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, बेसिक पूरी नहीं करोगे तो मैटर क्लोज। लेकिन आप रेजिडेंट बन जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि यू आर ऑर्डिनरी और यू आर नॉट ऑर्डिनरी। सर ऑर्डिनरी कब होता है, नॉट ऑर्डिनरी कब होता है? इट डिपेंड्स अपॉन एडिशनल कंडीशन। दोस्तों जब आप एडिशनल कंडीशन दो है लॉ में, जब आप दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप बन जाते हो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जब आप एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप बन जाते हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि जो रेलिवेंट ईयर है उससे पहले वाले 10 में से मिनिमम 2 इयर्स आपका इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। और रेजिडेंट कब होते हैं? जब हम बेसिक सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा एडिशनल कंडीशन ये कहता है कि रेलिवेंट ईयर से पहले वाले 7 इयर्स का टोटल 730 आना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना आना चाहिए? 730। ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, दोनों करोगे तो बनोगे ऑर्डिनरी। एक भी नहीं करा या दोनों ही नहीं करा, एक भी नहीं करा या दोनों ही नहीं करा, तो यू विल बिकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो भाई, बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है मन में? एक्सपेक्ट करता हूँ दोस्तों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर, वहां शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये सारी बात। अब सुनो, आगे क्या पढ़ना है हमको। ये तो चलो हमने सारा देख लिया, ये तो सारा हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब यहां पर एक चीज आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आपने अभी अभी ये जो थर्ड वाला पॉइंट, इसमें आपने ये पढ़ा कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट इन इंडिया, और उसका टोटल इनकम इंडिया के सोर्स वाले इनकम से अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही लगाएगा, वो बेसिक कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाएगा। राइट। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा हुआ तो 15 लाख से अगर ज्यादा हुआ इसका मतलब फिर तो वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगा सकता है और 2 भी लगा सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर लॉ में एक छोटा सा चेंज है, और लॉ में एक छोटा सा चेंज क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो छोटा सा चेंज क्या है, सुनो। तो यहां पर आप एक स्पेशल नोट लिख लो, और नोट नंबर 1 आप यहां पर लिखेंगे। क्या है नोट नंबर 1? नोट नंबर 1 में आप लिखोगे, फिर समझाता हूं। इंडियन सिटीजन और इंडियन सिटीजन और
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग आउटसाइड इंडिया, being outside India comes on visit to India during previous year having total income from Indian sources ब्रैकेट में other than foreign sources exceeding 15 lakh during previous year would be resident if satisfy any one basic condition, any one basic condition पहली 182 days or more during the previous year और 120 days, ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख लो समझाता हूँ, 120 days or more during previous year and 365 days or more during 4 preceding previous year। तो भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो मैंने एक नोट लिखवाया है आप लोगों को। नोट क्या लिखवाया है? बहुत सिंपल है। मैंने आपको एक्सेप्शन लिखवाए थे जहां आप केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगाते हो, सेकंड वाली नहीं लगाते हो, मतलब 182 डेज वाली लगाते हो, लेकिन जो 60 डेज वाली है वो आप नहीं लगाते हो, 60 डेज वाली कंडीशन आप नहीं लगाते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि थर्ड नंबर का जो एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट, और जिसकी टोटल इनकम इंडिया के सोर्स से, नॉट फॉरेन सोर्स, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप एक्सेप्शन में फॉल करोगे और आपको 182 वाली लगानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर वही टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई तो मैंने नोट में लिखा है कि अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाती है, ये देखो मैंने लिखा है नोट में कि अगर वो एक्सीडिंग 15 लाख हो जाती है तो फिर आप बेसिक कंडीशन कोई सी भी लगा सकते हो, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी, 182 डेज वाली भी लगा सकते हो और सेकंड वाली भी लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों लॉ के अंदर एक चेंज है, सेकंड कंडीशन में आपको 60 डेज की जगह 120 डेज देखना पड़ेगा, बस ये समझने की बात। बाकी सब केस में तो आप बेसिक कंडीशन 60 डेज ही देखते हो। ये देखो बेसिक कंडीशन कौन सी वाली है, 60 डेज वाली। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, आप एक्सेप्शन नंबर 3 में आते हो, तो आप बेसिक कंडीशन दोनों लगाओगे। आप फर्स्ट वाली भी लगा सकते हो, 182 वाली भी लगा सकते हो, आप सेकंड वाली भी लगा सकते हो। लेकिन सेकंड में जो आपने जहां पर 60 डेज पढ़ा था ना, 60 दिन पढ़ा था, वहां पर आपको 120 डेज चेक करना पड़ेगा, 120 दिन चेक करना। हाँ, पिछले 4 साल का टोटल कितना होना चाहिए,
365। मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ये देखो रेलिवेंट ईयर में तो 122 डेज, 120 डेज, और पिछले 4 साल का टोटल कितना होना चाहिए, 360। तो जब भी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी इंडियन सिटीजन की, जो इंडिया के बाहर था, इंडिया में आया है विजिट करने, तो आप बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगा सकते हो, आप चाहो तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो वही है 182, बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी वही है, बस जहां पर आप 60 डेज देखते थे ना, 60 डेज, वहां पर आप लोगों को 120 डेज देख, 60 की जगह कितना रिप्लेस कर दिया, 120। और पिछले 4 साल का तो वही है, पिछले 4 साल जो लास्ट 4 साल है उसका तो 365 ही है। तो ये बात दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ये अभी मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, मेरे पास पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को ये सारा कंडीशन और अच्छे से याद हो। अब दोस्तों ये लॉ है, देखो इनको याद ही रखना पड़ेगा, कोई नाज नहीं है कि आप सोचो भाई ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये सब गवर्नमेंट का कंडीशन है जो हमको याद। अच्छा आप टेंशन मत लो कि याद नहीं हो रहा, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सारा कंडीशन आपको याद हो जाएगा। इनकम टैक्स में क्या होता है दोस्तों, अगर आप सोचते हो ना कि प्रोविजन को हम रट लें, तो रटने से याद नहीं होता। when you are doing the questions, when you are doing the sums, then it will automatically recall, आपको याद है, और फिर हम रिवीजन करेंगे तो और याद हो जाएगा, राइट। चलो तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर है। इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, एक कंडीशन है यहाँ पर, ये तो नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक नोट नंबर 2 भी लिख लो, नोट नंबर 1 समझ में आ गया सब लोगों को, हाँ। अब आप लोग एक नोट नंबर 2 भी लिख लो, एक नोट नंबर 2 भी आप लोग यहाँ पर लिख लो, डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया, डीम्ड रेजिडेंट इन, ये क्या है भाई, डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया, इट इज नोट नंबर 2। इसमें लिख लीजिए एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल बीइंग इंडियन citizen, an individual being Indian citizen having total income, having total income other than income from foreign sources, income from foreign sources exceeding 15 lakhs during previous year would be deemed to be resident but not ordinarily resident in India in the previous year if he is not liable to pay tax in any other country or territory by
रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। देखो भाई, यहां पर एक छोटा सा नोट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर हमारा इंडियन सोर्स का इनकम 15 लाख से ज्यादा होगा तो हम बेसिक कंडीशन नंबर 1 भी लगा सकते हैं और बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी लगा सकते हैं। बस इतना सा चेंज याद रखना कि जब बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक करोगे तो वहां पर जो 60 डेज वाला पॉइंट है, वहां पर जो 60 दिन वाला पॉइंट है, उस 60 डेज की जगह आप लोगों को 120 डेज देखना है। आपको 60 दिन नहीं पढ़ना, उस 60 दिन को 120 दिन पढ़ना है। ये याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये क्या होता है भाई, डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया? डीम्ड का मतलब होता है मान लो, जबरदस्ती। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा। लॉ में जब डीम्ड वर्ड लग जाता है ना, तो मानना पड़ता है। जैसे असेसी, डीम्ड असेसी। जैसे डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड। मानना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती है भाई, मानना पड़ेगा। अब मानना पड़ेगा। कोई भी इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख रुपया, मतलब आपका वही सेम बात है कि अगर आप इंडियन सोर्स से इनकम कमा रहे हो, 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट, उसे रेजिडेंट ही माना जाएगा। लेकिन कौन सा वाला? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इन दी प्रीवियस ईयर रेजिडेंट माना जाएगा। अच्छा, रेजिडेंट भी दो होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक नॉट ऑर्डिनरी। तो लॉ ने बोला कि हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे if he is not liable to pay tax in any other country or territory by reasons of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। टेंशन नहीं लेने का, मैं समझा। सपोज करो आप यूएस के अंदर रहते हो, आप इंडियन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन के हो, लेकिन आप रहते कहां पर हो? यूएस के। अच्छा, आपको यूएस के अंदर कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता, वहां पर कोई ऐसा इनकम ही नहीं है जिस पर आपको टैक्स देना पड़े। आपका सारा का सारा इनकम इंडिया से ही होता है। आप जो भी कमाते हो वो इंडियन सोर्स से कमाते हो, बस आप रहते इंडिया के बाहर। आप रहते इंडिया के बाहर हो, लेकिन आप जो भी कमाते हो वो इंडिया से। अच्छा, आपका जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है। आपका जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है और आप सारा जो भी कमाते हो वो इंडिया से कमाते हो। तो लॉ कहता है भाई कोई कंडीशन वंडीशन नहीं देखने का है, आपको ऑटोमेटिकली रेजिडेंट माना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, बात क्या है, कोई भी पर्सन अगर इंडिया के बाहर रहेगा और वो हमेशा इंडिया के बाहर रहेगा तो वो तो भाई नॉन रेजिडेंट ही बनेगा। लेकिन लॉ ने बोला कि अगर वो बंदा इंडिया के बाहर रहता है, इट मे बी पॉसिबल कि वो 182 डेज वाली कंडीशन भी पूरी नहीं कर रहा हो, वो 60 दिन तो खैर नहीं देखेंगे, 120 दिन वाली भी नहीं कर रहा हो। तो जब कोई बंदा इंडिया के बाहर रहता है और वो इंडिया में आता है, अच्छा अगर वो 15 लाख से कम इनकम कमा रहा है इंडियन सोर्स से, तो आपको बेसिक कंडीशन लगानी पड़ेगी और आप केवल 182 वाली लगाओगे, है ना, सेकंड वाली लगाओगे नहीं। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है उसकी इंडियन सोर्स से, तो फिर आप 182 वाली भी लगाओगे और सेकंड बेसिक कंडीशन 120 दिन वाली, 60 दिन तो मैं नहीं बोल सकता, 120 डेज वाली भी लगाओगे। लेकिन दोस्तों लॉ ये कहता है कि जो पर्सन इंडिया के बाहर रहता है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आता है कभी कभी और उसका सारा इनकम इंडिया से ही है, वो इंडिया के बाहर टैक्स देने के लिए लाइबल ही नहीं है, वो इंडिया के बाहर टैक्स देने के लिए लाइबल ही नहीं है। तो भले ही चाहे वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 को भी पूरा ना करे, भले ही वो बेसिक कंडीशन नंबर 2 को भी पूरा ना करे, हम उसको इंडिया में रेजिडेंट मानेंगे, हम उसको मानेंगे रेजिडेंट।
हो सकता है वो 182 डेज से कम रहा हो सकता है उसने 120 डेज वाला कंडीशन भी पूरा ना किया हो, लेकिन फिर भी हम उसको रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन कब मानेंगे दोस्तों, कब मानेंगे? जब वो केवल इंडिया से इनकम कमाता है, उसका फॉरेन सोर्स का इनकम है ही नहीं, वो इंडिया से इनकम कमाता है, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, वो टैक्स देने के लिए दूसरे कंट्री में लाइबल ही नहीं है, वो इंडिया से इनकम कमाता है और इंडिया से उसका इनकम 15 लाख से अगर ज्यादा है टोटल इनकम, तो भाई साहब उसको रेजिडेंट मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो 182 डेज से कम हूं, अरे मैं तो 120 भी पूरा नहीं किया, तो मुझे रेजिडेंट क्यों मान रहे हो? लॉ कह रहा है तेरे को रेजिडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों रेजिडेंट बनने से भारत सरकार को बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा टैक्स मिलेगा, क्योंकि रेजिडेंट की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। अभी जब मैं आपको टेबल बनाऊंगा ना, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो फिर से सुन लो, कोई भी बंदा इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया में आता है, तो पहली बात तो आप उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर फर्स्ट ही लगाओगे, है ना, 182 वाली, सेकंड नहीं लगाओगे। लेकिन दूसरी बात है कि अगर उसका इंडियन सोर्स का इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया, तो आप 182 वाली भी लगा सकते हो और आप 120 डेज वाली भी लगा सकते हो, 60 डेज नहीं, 120 डेज वाली प्लस पिछले 4 साल का 365 वो लगा सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों वो फॉरेन में टैक्स देने के लिए लाइबल ही नहीं है, वो केवल इंडिया से इनकम कमाता है और 15 लाख से ज्यादा कमाता है, तो फिर 182 इज नॉट रेलिवेंट, 120 इज नॉट रेलिवेंट, फिर तो उसको इंडिया में रेजिडेंट बनना ही पड़ेगा। लॉ में जबरदस्ती कर दी। अच्छा ये जबरदस्ती क्यों करिए, ये मैं आपको जब टेबल बनाऊंगा ना तब समझाऊंगा। अच्छा चलो रेजिडेंट मान लेंगे, जबरदस्ती मान लेंगे, कौन सा वाला मानेंगे? ऑर्डिनरी वाला मानेंगे या नॉट ऑर्डिनरी वाला? जल्दी से बताओ कौन सा वाला मानेंगे? नॉट ऑर्डिनरी वाला मानेंगे। अब आप कहोगे सर नॉट ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है? तो ये बात भाई साहब मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, कि ऑर्डिनरी में और नॉट ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है और इसका क्या इंपैक्ट होता है, वो जब आप वो टेबल बनाओगे ना तब समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब वो टेबल मैं आप लोगों को बनवाऊंगा तब आपको क्लियर होगा, तब आपको जो पॉइंट है वो भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। हाँ जी बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी डाउट रहता है दोस्तों, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक बहुत जोर से क्लियर है। अब सुनो, अब कुछ छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। देखिए क्या लिख लो, सम जनरल पॉइंट्स, कुछ जनरल बातें हल्की फुल्की लिख पा रहा हूँ, बाकी दिन भर का रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने पढ़ा दिया है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। मैं क्वेश्चंस भी करूंगा। देखो जनरल पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया का मतलब क्या है? आप कहते हो इंडिया में रहना जरूरी है, इंडिया में आना जरूरी है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाई इंडिया का मतलब क्या है? क्या है इंडिया का मतलब? ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो भाई साहब इंडिया का मतलब क्या है, क्या होता है ये इंडिया? तो दोस्तों इंडिया का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। देखो आप क्या सोच रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ आपको क्या सुचवा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। लॉ आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रहा है वो इंपॉर्टेंट। तो इंडिया का मतलब क्या है? देखो भाई मेरी बात समझ, ये हमारा इंडिया है। सच बताऊं दोस्तों, ऊपर वाला जो पार्ट है ना इंडिया का, वो मैं नहीं बना पाता। आप उसको मेरा वीकनेस मानो कुछ भी मानो, वो मैं नहीं बना पाता। ये सपोज करो हमारा इंडिया है, ये इंडिया का मैप है,
आपको पता है ना इंडिया के चारों तरफ पानी ही पानी है, ब्लू है पानी 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 पानी, सानी 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 सानी, तो ये पानी है भाई साहब। अब सुनो मेरी बात, ये वाला जो पूरा एरिया है ये तो इंडिया है ही, ये तो इंडिया का क्या कहलाता है, लैंड पार्ट। इसको तो हम इंडिया बोलते ही हैं। लेकिन दोस्तों इस पानी में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, ये जो लाइन होती है, ये जो इंडिया के मैप में लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन। समझना जरूरी है, वेरी टेक्निकल। तो इस बेस लाइन से, यहां से पानी के अंदर 12 नॉट्रिकल माइल्स, 12 नॉट्रिकल माइल्स, नॉट्रिकल माइल्स, पानी में किलोमीटर्स में नहीं होता है, पानी में नॉट्रिकल माइल्स होता है, ठीक है, 12 नॉट्रिकल माइल्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 नॉट्रिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.857 कुछ ऐसे है, 1.857 किलोमीटर्स, शायद यही है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। वन पॉइंट, एक मिनट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता 1.852 किलोमीटर्स, 1.852 किलोमीटर्स। तो भाई साहब मेरी बात सुनना, कि इंडिया में जो लैंड पार्ट है उसका जो बेस लाइन होता है, ये बेस लाइन होता है, इसको बेस लाइन बोलते हैं। यहां से 12 नॉट्रिकल माइल्स का जो एरिया होता है, अगर आप किलोमीटर में बोलोगे तो 1 नॉट्रिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। ऐसा कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ। ये जो 12 नॉट्रिकल माइल्स का एरिया है, लगभग 20-22 किलोमीटर हो गया। तो ये जो पानी के अंदर एरिया होता है ना दोस्तों, ये भी इंडिया होता है। आपको लगेगा यार ये तो पानी है, लेकिन भाई साहब ये जो पानी है ना, ये पानी भी इंडिया है। जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा, मकान में हमारा बाउंड्री होता है तो उसके बाहर का एरिया हम अपना ही मानते हैं, हम अपना गाड़ी लगाते हैं, किसी दूसरे को गाड़ी नहीं लगाने देते कि चलो यहाँ से गाड़ी हटाओ, जबकि तुम्हारे डैश डैश का ही है। तो भाई साहब ये जो एरिया होता है, ये जो पानी के अंदर एरिया होता है, ये 12 नॉट्रिकल माइल्स का एरिया इंडिया का टेरोट्रियल वाटर लिमिट होता है। टेरोट्रियल वाटर लिमिट इसको क्या बोलते हैं, टेरोट्रियल वाटर लिमिट, सामुद्रिक जल सीमा, हिंदी में बोलते हैं सामुद्रिक जल सीमा, टेरोट्रियल वाटर लिमिट। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया यहां से शुरू होता है? नहीं। मान लो कोई वैसल है, उसमें बहुत सारे लोग बैठकर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि अरे वो इंडिया के जब पोर्ट पर आएंगे तो आप बोलोगे वेलकम टू इंडिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो टेरोट्रियल वाटर लिमिट क्रॉस करेंगे तो समझ जाना कि वो इंडिया में आ गए, वो इंडिया के अंदर ही चल रहे हैं। तो इंडिया का मतलब नॉट ओनली लैंड पार्ट, इंडिया का मतलब टेरोट्रियल वाटर लिमिट भी इंडिया में है, टेरोट्रियल वाटर लिमिट भी इंडिया। सपोज करो आप हवाई जहाज में आ रहे हो, ये प्लेन है हवाई जहाज जिसमें उड़ते हुए आ रहे हो, अब आपको लगेगा कि ओहो ये एयरपोर्ट पर यहाँ उतरा, अब इंडिया में है। दोस्तों जैसे टेरोट्रियल वाटर लिमिट है ना, ऐसे ही हवा में भी 12 नॉट्रिकल, ये जो हवा में एयर स्पेस है, इस लाइन को ऊपर कर लो, 12 नॉट्रिकल माइल वाला, ये भी इंडिया है। आप इंडिया की हवा में उड़ रहे हो, आप इंडिया में आ चुके हो भाई। अच्छा ऐसे ही जब जाओगे तो आपको कह देंगे गुड बाय, बाय बाय, सी यू अगेन। तो आप अभी गए नहीं, अभी आप इंडिया में ही चल रहे। जिस दिन आप इस टेरोट्रियल वाटर लिमिट को क्रॉस करोगे ना, तब आप इंडिया से बाहर जाओगे। तो इंडिया का मतलब नॉट ओनली लैंड पार्ट, इंडिया लैंड पार्ट तो इंडिया है ही, लेकिन दोस्तों ये जो 12 नॉट्रिकल माइल्स का एरिया है ना, ये भी इंडिया है दोस्तों, इसे भी हम लोग इंडिया बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर इस पानी में इसमें आप घूमोगे तो आप इंडिया में घूम रहे हो, राइट, आप इंडिया में घूम रहे हो। तो सर एक बात बताओ, जब हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो हम क्या प्लेन में से ऐसे देखेंगे क्या नीचे? जैसे मान लो प्लेन आ रहा था तो एक बंदा बार बार विंडो में जाके देख रहा था, तो जहाज के अंदर जो प्लेन में एयर हॉस्टेस होती है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो वो पूछ रही भाई क्या देख रहे,
कि अरे आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे, मैं रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहा हूँ कि 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कैसे हुई। सब कह रहे भैया बैठ जा, अभी सारा नॉटिकल माइल क्रॉस हो जाएगा, बैठ जा। दोस्तों क्या ऐसे देखने से पता लग जाएगा? नहीं लगे, नहीं लगे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम ये चेक कर लें कि हमने कब टेरिटोरियल वाटर लिमिट क्रॉस किया। ठीक है, तो देखो लॉ में क्या लिखा हुआ है, आप एक सेकेंड पॉइंट लिखो। वैसे तो देखो एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के, पता ही है आप सब लोगों को। लेकिन क्या एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेशन हो सकती है कि आप टेरिटोरियल वाटर लिमिट में कब आए और टेरिटोरियल वाटर लिमिट से कब गए? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो लॉ ने बोला डे ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर both included in India. Day of arrival, date of arrival, इसको डे की जगह डेट लिख लो। डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर बोथ इंक्लूडेड इन इंडिया। देखो हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो लॉ ने बोला कि जो डेट ऑफ अराइवल होता है और जो डेट ऑफ डिपार्चर होता है उन दोनों को ही इंडिया में इंक्लूड माना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा 12 जुलाई 2021 को इंडिया में आया और 31 दिसंबर 21 को वापस इंडिया से चला गया, तो ये जो बीच का पीरियड है ये तो इंडिया है ही, ये तो आप इंडिया में रुके ही हो। लेकिन 12 तारीख को आप कभी भी आए हो, ये पूरा दिन इंडिया में माना जाए। 31 दिसंबर को आप कितनी भी बजे निकले हो भाई, ये पूरा दिन इंडिया में माना जाए, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा 12 ऑफ जुलाई को आया, अब वो 12 ऑफ जुलाई को दिन में 3 बजे आया, 4 बजे आया, 5 बजे आया, रात को 12 बजने से 1 घंटे पहले आया, लेकिन पूरा 12 जुलाई इंडिया में माना जाए। ऐसे 31 दिसंबर को गया, तो 31 दिसंबर को कभी भी गया, लेकिन 31 दिसंबर पूरा इंडिया में माना, और बीच में तो है ही इंडिया में, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा इंडिया का मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर पे ही रुकेगा, हो सकता है वो इंडिया में रोड पर चल रहा हो सकता है वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा हो सकता है वो होटल में घूम रहा हो सकता है वो पार्क में पेड़ के नीचे ठंडी हवा में सो रहा हो, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, उसका देखो एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करता है कि एक बंदा 12 जुलाई को इंडिया में आया, फिर उसको 20 जुलाई को जॉब मिला, फिर उसका नौकरी छूट गया, फिर उसका दोबारा नौकरी लग गया, फिर उसका फैमिली भी आ गया, फिर उसका पति पत्नी भी साथ, मतलब उसका जो वाइफ है बच्चे हैं वो भी आ गए, इनसे कोई मतलब नहीं। उसको मकान मिला, डजेंट मैटर। आप जिसका स्टेटस निकाल रहे हो, आप मिस्टर एक्स का स्टेटस निकाल रहे हो, तो आपको मिसिज एक्स और उसके बच्चों से मतलब नहीं है। मिसिज एक्स का निकलेगा तो मिसिज एक्स का देखेंगे, बच्चे का निकलेगा बच्चे का देखेंगे। जब आप मिस्टर एक्स का निकाल रहे तो जॉब लगा नहीं लगा की फर्क पड़ता है, उसको मकान मिला नहीं मिला की फर्क पड़ता है। आपको केवल इस बात पर फोकस करना है कि व्हाट इज द डेट ऑफ अराइवल एंड व्हाट इज द डेट ऑफ डिपार्चर। अब उसके बीच में क्या एपिसोड हुआ है डजंट मैटर भाई, ये सब कहानी है, इस पर क्यों ध्यान दें। आपका तो जो मेन कहते हैं ना मछली का जो आंख होता है, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर, उसको मछली का आंख दिखता था, तो आपको केवल डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर से मतलब होना चाहिए, बाकी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं, राइट। अच्छा, जो भी स्टेटस होता है वो हर ईच प्रीवियस ईयर का निकाला जाता है ना। आपको कैलकुलेशन हर प्रीवियस ईयर में करना पड़ता है, हर इंडिविजुअल के लिए करना पड़ता है। तो ये बेसिक कुछ जनरल पॉइंट्स थे कि इंडिया का मतलब नॉट ओनली लैंड पार्ट, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर एंड व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर। इंडिया की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है दोस्तों, वो हमारा TWI होता है, उसको इंडिया माना जाता है, राइट। और दूसरा डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर, ये दोनों भी इंडिया में ही इंक्लूड माने जाते हैं, इनको भी हम इंडिया में ही इंक्लूड मानकर चलेंगे। तो बात समझ में आई आप लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, हमें बात बहुत दूर से समझ में आ गई है। तो दोस्तों एक बार आज की क्लास को आप रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवीजन करा दूंगा, और इंडिविजुअल के जितने भी क्वेश्चंस हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा।
चलिए, तो क्लास कैसे लगी मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे नए अमेंडमेंट्स आते हैं या मैं कुछ एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो इसी चैनल पर देता हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय दोस्तों। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई जरूर करूँ। राइट, चलिए जी, थैंक यू सो मच।